जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग कोशिका भित्ति देख रहे थे और कोशिका भित्ति के आखिरी में हम आपको बताए थे कि कोशिका भित्ति जो होता है वो चारों ओर से लिग्निन के द्वारा घिरा हुआ होता है और लिग्निन जो है वो डिपॉजिट होकर उसके डिपॉजिट होने के कारण, लिग्निन के जमा होने के कारण जो कोशिका भित्ति है वो मृत हो जाता है। लेकिन कोशिका भित्ति के कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ लिग्निन जमा नहीं रहता है और उस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, पीठ बोलते हैं। ये जो पीठ होता है वो जल के परिवहन और विभिन्न प्रकार के पदार्थों के परिवहन में क्या करता है, सहायता करता है। पीठ हम आपको दो प्रकार के बताए थे, एक बताए थे सिंपल पीठ और दूसरा होता है ब्रोडर पीठ। सिंपल पीठ क्या होता है, जिसका डायमीटर जो होता है वो अंदर से लेकर के बाहर तक एक समान होता है, तो उसको हम लोग सिंपल पीठ बोलते हैं। जबकि ब्रोडर पीठ जो होता है उसका नॉन यूनिफॉर्म डायमीटर होता है, बाहर से अंदर की ओर अगर देखा जाए तो बाहर जो होता है डायमीटर कम होता है और अंदर की ओर आता है तो डायमीटर क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब उसी पीठ के द्वारा जो जल है उसका परिवहन कैसे होता है उसको हम लोग को क्या करना है, समझना है। जैसे डे टाइम, पौधों को जो जल की जरूरत होती है वो अधिकांश दिन में होती है, क्योंकि पौधे दिन में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो दिन के समय में ब्रोडर पीठ कैसा दिखाई देता है और रात के समय में ब्रोडर पीठ कैसे होता है, काम करता है, उसको समझना है। तो सबसे पहले लिखेंगे इन डे टाइम। डे टाइम दिन के समय में क्या होता है, ब्रोडर पीठ जो होता है वो इस प्रकार से इस प्रकार से ये ब्रोडर पीठ है और ब्रोडर पीठ के बीच में ये जो है ये आपका एक गोलाकार संरचना होता है और यही गोलाकार संरचना जो है वो जल के परिवहन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो ये तो है आपका ब्रोडर पीठ। ब्रोडर पीठ ये जो है ये भाग, इसको हम लोग बोलते हैं मध्य लेमिला। मध्य लेमिला। और ये जो बीच में गोलाकार संरचना आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं टॉरस। टॉरस बोलते हैं। ये टॉरस जो होता है वो सुबेरीन नाम के कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। अभी ये जो है पीठ है वो खुला है और जब पीठ खुला हुआ होता है तो इसमें वाटर का, जल का परिवहन होता है, H2O। जल जो होता है वो इस प्रकार से क्या करता है, इसमें मूव करता है और नीचे की ओर आता है, या इधर से जाना होगा तो इसके बगल से होते हुए जल क्या कर जाता है, पास कर जाता है। ये स्थिति होता है पीठ का कब, दिन के समय में जब पौधों को जल की क्या होती है, अत्यधिक आवश्यकता होती है। वहीं अगर दूसरा कंडीशन देखा जाए, एट नाइट। एट नाइट तो रात के समय में क्या होता है, इस प्रकार से जो पीठ है इसमें ये जो गोला वाला भाग होता है वो नीचे आकर के क्या हो जाता है, बैठ जाता है। और जैसे ही वो नीचे आकर के बैठता है, अब नीचे वाला जो पीठ जो है वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है और उसके ब्लॉक होने से जो वाटर का परिवहन है, H2O का परिवहन है वो अब नहीं होगा। ठीक है, तो रात्रि के समय में पीठ बंद रहता है, नाम वही रहेगा। ये है मध्य लेमिला। लेमिला ये है टॉरस और ये जो है किसका बना होता है, सुबेरीन का। और ये कौन सा पीठ है, ब्रोडर पीठ। ब्रोडर पीठ। तो एट नाइट में पीठ क्या होता है, पीठ जो होता है वो क्लोज होता है और इन डे टाइम क्या होता है, पीठ ओपन होता है। और जब पीठ ओपन होगा तो टॉरस जो है बीच में रहेगा और जल का परिवहन होता रहेगा। जबकि एट नाइट में क्या होता है, पीठ क्लोज होता है और क्लोज होने के कारण क्या होता है, पीठ बंद जाता है तो जल का परिवहन भी नहीं होता है। तो इसको वहीं पर क्या कर लेना है, बना लेना है नीचे। नेक्स्ट हेडिंग डालना है कोशिका आवरण।
कोशिका आवरण। ये कोशिका आवरण क्या होता है? जनरली हम लोग देखें कि जंतु कोशिका जो है वो चारों ओर से एक झिल्ली द्वारा जो घिरा होता है, जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली बोलते हैं। पादप कोशिका में दो झिल्ली था, एक कोशिका भित्ति, दूसरा कोशिका झिल्ली। ठीक उसी प्रकार से जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है वो चारों ओर से क्या होता है, कई आवरण द्वारा, लगभग 3 आवरण द्वारा घिरा हुआ होता है। और वो तीनों आवरण को हम लोग संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? कोशिका आवरण कहते हैं। तो कोशिका आवरण क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका चारों ओर से जिन परतों द्वारा घिरा हुआ होता है उन परतों को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका आवरण कहते हैं। लिख सकते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका चारों ओर से जिन परतों द्वारा घिरा होता है उसे कोशिका आवरण कहते हैं। जिन परतों द्वारा घिरा होता है उसे कोशिका आवरण कहते हैं। ये कोशिका आवरण जो होता है इसमें 3 परत होता है। इसके अंतर्गत कोशिका भित्ति, इसके अंतर्गत कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली एवं ग्लाइकोकैलिक्स आता है। ग्लाइकोकैलिक्स आता है। ये 3 परत कौन कौन होते हैं? कोशिका भित्ति होता है, कोशिका झिल्ली होता है और एक और कौन होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। ये नया शब्द है, नया टर्म है। देखिए ये मान लीजिए, यहाँ पर मान लेते हैं ये कोशिका है, तो कोशिका का ये कोशिका द्रव है। कोशिका द्रव है तो कोशिका द्रव का जो बाहरी आवरण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली कहेंगे। कोशिका झिल्ली। इसके बाद जो होता है वो कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति। और एक और आवरण होता है, एक और परत होता है इसके ऊपर, वो होता है आपका ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। एक तो होता है म्यूसिन, एक म्यूसिन होता है। दूसरा जो होता है वो सैलिसिलिक एसिड होता है, सैलिसिलिक अम्ल। और तीसरा जो होता है वो हाइलुरोनिक अम्ल होता है, हाइलुरोनिक अम्ल। और ये 3 प्रकार के पदार्थ मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स का निर्माण करते हैं। और ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका को चारों ओर से घेरे रहता है और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका आवरण कहते हैं। तो इसको भी क्या कर लेना है? नोट कर लेना है। हेडिंग डालना है कोशिका भित्ति के कार्य। कोशिका भित्ति के कार्य, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। कोशिका भित्ति का काम क्या होता है? पहला काम होता है कि कोशिका भित्ति जो है वो कोशिका को क्या करता है? निश्चित आकृति प्रदान करता है। निश्चित आकृति करने का डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें तो पादप कोशिका भित्ति जो होता है या कोई भी कोशिका भित्ति जो होता है वो पौधों को क्या करता है? यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है, उनको सहारा प्रदान करता है। फिर हम आपको बताया था कि कोशिका भित्ति जो होता है वो पारगम्य होता है। और अगर कोशिका भित्ति पारगम्य है तो ये पदार्थों के परिवहन में भी क्या करता है? हेल्प करता है, सहायता करता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो 2 पादप कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम भी कौन करता है? कोशिका भित्ति करता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो कोशिका भित्ति के अंदर जितने भी चीज़ें, जैसे कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका द्रव होता है, उसके अंदर कई प्रकार के कोशिकांग होते हैं, उन सभी को सुरक्षा देने का काम जो करता है वो भी कौन करता है? कोशिका भित्ति करता है। और आखिरी पॉइंट अगर देखा जाए तो कोशिका भित्ति जो होता है वो कोशिका के परासरणीय संतुलन को बनाए रखने में क्या करेगा? सहायता करेगा। तो बारी बारी से हम लोग लिखेंगे। पहला पॉइंट जो आता है कोशिका भित्ति के कार्य में, यह कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करता है। कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करता है। अगर सेकेंड पॉइंट देखा जाए, यह जो होता है यह कोशिका को सुरक्षा एवं सहारा प्रदान करता है।
सहारा प्रदान करता है। सुरक्षा का मतलब होता है, जैसे बताया था कि कोशिका भित्ति जो है वो मृत होता है, और मृत है तो इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उनके संक्रमण का असर इस कोशिका भित्ति के ऊपर नहीं होता, इसलिए इसको बोला गया कि ये क्या करता है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो यह दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है, या कह सकते हैं कि दो कोशिकाओं को अलग करता है। चौथा पॉइंट अगर देखा जाए तो ये जो होता है पारगम्य होने के कारण, परमिएबल होता है, पारगम्य होने के कारण यह पदार्थों के परिवहन में, पारगम्य होने के कारण पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। और आखिरी पॉइंट अगर देखा जाए तो यह कोशिका के परासरणी संतुलन, ऑस्मोटिक दाब या ऑस्मोटिक बैलेंस, परासरणी संतुलन को बनाए रखने में सहायता करता है। परासरणी का मतलब होता है एक तरह से कि कोशिका के अंदर का जो द्रव होता है उसके संतुलन को बनाए रखने में सहायता भी कौन करता है, कोशिका भित्ति करता है। तो ये कुछ कोशिका भित्ति के कार्य हैं, और भी कार्य होते हैं लेकिन जानना ज़्यादा जरूरी नहीं है। ये इस तरह से कुछ विचार जान लीजिए, काफ़ी है, तो इसको नोट कर लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद जो हम लोग कोशिका भित्ति के बाद जो पढ़ना है वो कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ना है। लेकिन कोशिका झिल्ली को समझने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसके निर्माण में भाग लेने वाले विभिन्न पदार्थों के बारे में पहले क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि कोशिका भित्ति जो होता है वो लिपिड के बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड क्या होते हैं, इनके बारे में पहले क्या करेंगे, पढ़ेंगे, इनका प्रकृति क्या होता है वो जानेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, कोशिका झिल्ली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन करेंगे यहीं पर। तो हेडिंग डालेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये ऐसे यौगिक होते हैं जो खाने में मीठा लगते हैं, शर्करा होते हैं, चीनी के रूप में रहते हैं। इसका अगर वास्तविक डेफिनेशन देखा जाए तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में, तो वहाँ पर बताया जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है, जो अपघटित होकर के, या कह सकते हैं कि इन अणुओं का निर्माण करता है। ऐसे यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग कार्बोहाइड्रेट को सिंपल वे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कोशिकीय ईंधन होता है, जो कोशिकीय क्रियाविधि में क्या करता है, सहायता करता है। कोशिका में होने वाले सभी कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उस ऊर्जा के निर्माण में, उस ऊर्जा के निर्माण के लिए जिस यौगिक की आवश्यकता होती है वो कौन होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज होता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, यह कोशिकीय ईंधन है जिसका उपयोग कोशिकीय क्रियाविधि में किया जाता है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ऐसे भी याद रख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट ऐसे यौगिक जो खाने में क्या होते हैं, मीठा होते हैं, ऐसे यौगिक को भी हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को जलीय अपघटन के आधार पर कई वर्गों में बांटा गया है। तो हेडिंग डालेंगे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, जलीय अपघटन के आधार पर। इनको हम लोग क्या करते हैं, कई भागों में बांटते हैं। इसमें से पहला आता है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड आता है,
ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका जलीय अपघटन नहीं होता है। इसमें लिख सकते हैं इनका जलीय अपघटन नहीं होता है। ऐसे यौगिक जिनका जलीय अपघटन नहीं होता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या कहेंगे? मोनोसेकेराइड कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो होता है वो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज होता है, गलैक्टोज होता है। ये सब के सब जो हैं ये क्या है? मोनोसेकेराइड हैं। क्यों? क्योंकि उनका जलीय अपघटन नहीं होता है। सेकेंड जो होता है उसको ओलिगोसेकेराइड कहते हैं, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड जो होता है इनका जलीय अपघटन होता है और ये अपघटित होकर के कितना 2 से लेकर के 10 मोनोसेकेराइड का निर्माण करते हैं। यह कह सकते हैं कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें 2 से लेकर के कितना तक 10 तक मोनोसेकेराइड की संख्या होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे? ओलिगोसेकेराइड कहेंगे। अब ये जो ओलिगोसेकेराइड होता है इसको भी क्या किया गया है? कई भागों में बांटा गया है। पहला तो होता है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड, डाई का मतलब होता है 2, जिसमें कितना मोनोसेकेराइड होगा? 2 मोनोसेकेराइड होता है। जिसमें 2 मोनोसेकेराइड होगा उसको डाइसेकेराइड बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल होता है सुक्रोज। जो घर में हम लोग चीनी का उपयोग करते हैं वो सुक्रोज होता है। सुक्रोज 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर के बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। फ्रक्टोज से वहीं अगर दूसरा देखा जाए तो वो होता है माल्टोज। माल्टोज जो होता है वो ग्लूकोज के 2 इकाइयों से मिलकर के बना होता है। इसमें होगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज। और एक और एग्जाम्पल होता है तो इसको पहले नोट करिए, इसके बाद बताते हैं। तो डाइसेकेराइड का तीसरा एग्जाम्पल जो होता है वो होता है लैक्टोज। और लैक्टोज का निर्माण 2 मोनोसेकेराइड कौन कौन? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज के मिलने से होता है। तो ये देखिए ये ऐसे यौगिक हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका निर्माण जो है वो 2 मोनोसेकेराइड के मिलने से हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइसेकेराइड बोलेंगे। नेक्स्ट जो होता है ओलिगोसेकेराइड का दूसरा टाइप वो होता है ट्राइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड, अब इसके नाम में ट्राई है, ट्राई का मतलब होता है 3। तो ये ऐसे यौगिक होंगे जिनमें कितना मोनोसेकेराइड होगा? 3 मोनोसेकेराइड होंगे। ऐसे यौगिक, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके निर्माण में 3 मोनोसेकेराइड होते हैं या जो जलीय अपघटित होकर के 3 मोनोसेकेराइड का निर्माण करेंगे, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग ट्राइसेकेराइड कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो होता है वो रैफिनोज होता है, रैफिनोज। और इसका निर्माण ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज के द्वारा। देखिए इसमें 3 मोनोसेकेराइड से है, इसका निर्माण जो हो रहा है वो 3 मोनोसेकेराइड के द्वारा हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ट्राइसेकेराइड बोल रहे हैं। और जिसका निर्माण 2 मोनोसेकेराइड के द्वारा होगा उसको क्या बोलेंगे? लैक्टोज। और जो अकेले होगा जिसका जलीय अपघटन नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? मोनोसेकेराइड बोलेंगे। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। और आखिरी जो तीसरा टाइप होता है कार्बोहाइड्रेट का वो होता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड, पॉली का मतलब होता है अनेक और सेकेराइड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट या ऐसे यौगिक जो खाने में मीठा लगते हैं। तो कह सकते हैं कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका निर्माण अनेक मोनोसेकेराइड अणुओं के द्वारा होता है, ऐसे यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीसेकेराइड कहेंगे। या कह सकते हैं कि इसमें मोनोसेकेराइड की संख्या जो है वो 10 से क्या होगा? अधिक होगा। मोनोसेकेराइड का जो संख्या होगा वो 10 से क्या होगा? अधिक होगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीसेकेराइड कहेंगे। एग्जाम्पल में आता है स्टार्च, स्टार्च आ गया, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, सेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन,
सुबेरीन, क्यूटीन, हेमीसेलुलोज और कई भी होते हैं, प्रोटीन हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं, कई अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। तो प्रोटीन जो होता है तो प्रोटीन के अंदर आएगा, लेकिन पॉलीसेकेराइड के अंदर ये सब का एग्जाम्पल जो है वो किसका है, कार्बोहाइड्रेट का है। और ये सब के सब जो है वो 10 से अधिक मोनोसेकेराइड अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। अर्थात कर सकते हैं कि अनेक मोनोसेकेराइड अणुओं के मिलने से इनका क्या होता है, निर्माण होता है, और इसीलिए इनको हम लोग क्या कह रहे हैं, पॉलीसेकेराइड कह रहे हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट था, इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट के बाद, वो पढ़ना है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, इसको बोला जाता है यह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होता है। ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या होता है, थोड़ा देर में समझ में आएगा, लिख लेते हैं। यह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है जिसका निर्माण कई एमिनो एसिड के आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ने से होता है। पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ने से होता है। कह रहा है कि ये पॉलीपेप्टाइड, जैसे अमीनो एसिड जो है, एक यहाँ पर ले लेते हैं शॉर्ट में, एक ए का मतलब एमिनो और एक ए का मतलब एसिड। ये एमिनो एसिड हैं, ये भी एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड है। इस प्रकार से एमिनो एसिड हम बना रहे हैं। अब ये बहुत सारे एमिनो एसिड हैं, इस प्रकार से इधर भी और इधर भी, ये सब क्या है, एमिनो एसिड हैं। तो जब कई एमिनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं और वो इससे जुड़ेंगे और जिस बॉन्ड से वो आपस में जुड़ रहे हैं उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पेप्टाइड बंध कर रहे हैं। और ये जो ए वाला है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एमिनो एसिड। ये सब के सब एमिनो एसिड जो हैं वो कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। तो अभी बताए थे कि पॉली का मतलब क्या होता है, अनेक, और पेप्टाइड का मतलब होगा पेप्टाइड बंध। ऐसे यौगिक जिसका निर्माण अनेक पेप्टाइड, जिसके निर्माण में क्या होते हैं, अनेक पेप्टाइड बंध भाग लेते हैं। और पेप्टाइड बंध जब संख्या उनका अधिक होगा तो वो क्या करते हैं, अमीनो एसिड से जुड़ते हैं, तो उनका संख्या भी क्या होगा, अधिक होगा। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक जिनका निर्माण क्या होता है, अनेक एमिनो एसिड के पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ने से होता है, ऐसी श्रृंखला को ही हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या प्रोटीन कहते हैं। सिंपल सी बात है, पॉलीपेप्टाइड का मतलब है ये ऐसे यौगिक जिनमें अमीनो एसिड जो होते हैं, कई एमिनो एसिड पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला का, एक लंबी चेन का निर्माण करते हैं। ऐसे श्रृंखला को हम लोग पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहेंगे। और ऐसी यौगिक जिनमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, ऐसे यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। अगर वास्तविक देखना है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो सबसे पहले हम अमीनो एसिड बना रहे हैं। अमीनो एसिड कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, NH2CH2 CH2 C+OH। ये जो है ये अमीनो एसिड है। इसी प्रकार से एक और अमीनो एसिड बनाना पड़ेगा, NH2CH2 C+OOH। ये एक अमीनो एसिड है और ये एक अमीनो एसिड है। अब दोनों अमीनो एसिड में एक का OH, एक अमीनो एसिड का OH और दूसरे अमीनो एसिड का कौन भाग लेगा, H भाग लेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, H2O, तो -H2O। और जैसे ही -H2O होता है तो ये आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे इस प्रकार से CH2। अब बचा कौन, H2O तो बाहर हो गया, बचा कौन, CO, और इधर से कौन बचा, N और H। तो यहाँ पर लिखेंगे CONH और फिर कौन, CH2 C+O और OH। फिर अगर उधर अमीनो एसिड जुड़ेगा तो वो बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो बना, ये क्या है, इसमें CONH जो है इसको हम लोग पेप्टाइड बंध कह रहे हैं। और ये जो पॉलीमर, ये जो बहुलक है, ये किसका है, प्रोटीन का है। ये प्रोटीन का संरचना है।
तो इसमें हम सिर्फ 2 अमीनो एसिड को जोड़े हैं। इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड थे, तो अगर आप बहुत सारे अमीनो एसिड जोड़ना चाहते हैं तो आगे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ एन लगाए हैं। एन का मतलब क्या होगा, अनेक अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे और सबके बीच में क्या होगा, CONH का एक पेप्टाइड बंध बनेगा और यही पेप्टाइड बंध अमीनो एसिड को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। और जब कई अमीनो एसिड को जोड़ेगा तो पॉलीपेप्टाइड टर्म का उपयोग करेंगे और उसी पॉलीपेप्टाइड यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो इसको आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद एंजाइम, एंजाइम पढ़ना है। ये एंजाइम जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, मुख्य रूप से प्रोटीन ही होते हैं। एंजाइम भी क्या होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं, लेकिन इनका काम क्या होता है, ये शरीर के विभिन्न उपापचयी क्रिया में भाग लेते हैं और सबस्ट्रेट जो होता है उसको किस में चेंज करते हैं, नए नए उत्पाद में, नए नए प्रोडक्ट में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो एंजाइम का सीधा सा डेफिनेशन पूछता है कि एंजाइम क्या होता है, तो लिखना है कि एंजाइम जो होते हैं वो मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं जो विभिन्न उपापचयी क्रिया में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। लिख सकते हैं ये मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं, ये मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं जो विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में सहायता करते हैं। सीधा सा एंजाइम का जो काम होता है, ये इसमें पहला तो नेचर पूछेगा कि एंजाइम क्या होते हैं, ध्यान रखना है, प्रोटीन होते हैं। और दूसरा इसका काम क्या होता है, तो जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट को ये किसमें चेंज करते हैं, एंजाइम, सबस्ट्रेट को ये एंजाइम जो होते हैं वो किसमें चेंज करते हैं, प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, प्रोटीन है, तो प्रोटीन को हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे कि पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो उसको पचाता है, और जब पेप्सिन एंजाइम पाचन करता है तो वो किसको में बदलता है, पेप्टोन में बदलता है या अमीनो एसिड में तोड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोटीन है ये क्या है, सबस्ट्रेट है, और पेप्सिन एक एंजाइम है, और ये एंजाइम इस प्रोटीन को किसमें बदल दिया, पेप्टोन में। पेप्टोन क्या कहलाएगा, एक प्रकार का प्रोडक्ट कहलाएगा। तो वो यौगिक, ऐसे यौगिक जो सबस्ट्रेट को हमेशा किसमें बदलते हैं, प्रोडक्ट में बदलते हैं, ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। और एंजाइम का जो प्रकृति होता है वो अधिकांश एंजाइम कौन से प्रकृति के होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। तो ये है एंजाइम के बारे में। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो लिपिड के बारे में पढ़ना है। लिपिड जो होता है वो वसा होता है। अब लिपिड को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है सिंपल लिपिड, सरल वसा, सिंपल लिपिड, और एक होता है फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। ध्यान से समझना, दूसरे तरीका से समझा रहे हैं। सिंपल लिपिड जो होता है वो 2 तरह से की यौगिकों से मिलकर के बना होता है। एक तो ये जो गोला बनाए हैं इसको हम लोग ग्लिसरॉल कहते हैं, ग्लिसरॉल। और इसमें क्या होता है, इस प्रकार से 3 फैटी एसिड जुड़े होते हैं, फैटी एसिड। तो 3 फैटी एसिड, 1 2 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल जो होता है वो मिलकर किसका निर्माण करता है, सिंपल लिपिड का निर्माण करता है। अब इस यौगिक में से क्या करेंगे, एक फैटी एसिड को माइनस कर देंगे, -1 फैटी एसिड, एक फैटी एसिड को माइनस कर देंगे और एक किसको, फॉस्फेट को जोड़ देंगे, +1 फॉस्फेट। तो क्या हो जाएगा, वो इस प्रकार से हो जाएगा, ये ग्लिसरॉल है, इसके ऊपर किसको जोड़ देना है, फॉस्फेट को। एक फॉस्फेट फैटी एसिड को हटा करके फॉस्फेट को जोड़ दिए, और बाकी नीचे कौन 2 है, ये है फैटी एसिड। ये फैटी एसिड है, फैटी एसिड। ये बीच वाला क्या था, ग्लिसरॉल था, ग्लिसरॉल। और एक क्या है ऊपर वाला, ये फॉस्फेट। ये फॉस्फेट किसके स्थान पर जुड़ा है, ऊपर वाले फैटी एसिड के स्थान पर। अब ये जो यौगिक है जिसमें फॉस्फेट, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड सम्मिलित हैं, इस यौगिक को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉस्फोलिपिड बोलेंगे। अब ये जो फॉस्फोलिपिड है इसके 2 सिरा हैं, एक ऊपर वाला सिरा है जो हेड जिसको बोलते हैं सिर, और नीचे वाला जो सिरा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूंछ बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सिर वाला भाग है, और नीचे ये जो है वो पूंछ वाला भाग है। तो सिर जो होता है वो कैसा होता है, ध्रुवीय होता है।
ध्रुवीय का मतलब होता है इसके ऊपर चार्ज मौजूद होता है, प्लस या माइनस चार्ज मौजूद होता है, जबकि फैटी एसिड जो पूंछ वाला सिरा होता है ये अध्रुवीय होता है, अध्रुवीय सिरा। ठीक है, ये ध्रुवीय और अध्रुवीय इंपॉर्टेंट है, आगे कोशिका झिल्ली में यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा।